Hello everyone. So let's start the answer writing classes. This class is out of the contract questions answer writing classes and this is now question number 3rd. Question number 3rd क्या था पढ़ लेते हैं एक बार. This was the question for you. This was the question. Write short note on counter offer and it was only of 5 marks. तो this is very important. हमने क्या लिखना था? This was short note. हमने short note लिखना था and that was only of 5 marks. चलिए आपके मैंने कुछ का आंसर्स देखे हैं अभी और इससे मुझे लगता है कि कितनी यूजफुल क्लासेस होने वाली हैं ये आपको समझने की जरूरत है. देखिए when we have to write the short note and clear cut we can see that this question is only of 5 marks. So we should plan first what should be written here. It is not the case कि if you will write more and more that examiner will give you more marks. At the max he can give you 5 marks. लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि इफ यू राइट मोर देन एनफ मोर देन रिक्वायर्ड इन दैट केस यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द मार्क्स ऑफ अदर क्वेश्चंस. ये आप भूल जाते हैं आप कि अगर आप इस क्वेश्चन में ज्यादा लिखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन के आंसर में जो टाइम मिलना चाहिए आपको वो टाइम नहीं मिलेगा. तो आप ज्यादा लिखकर यहां तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि वहां टाइम कम पड़ गया इसलिए वहां के मार्क्स भी कट जाएंगे आपके. इसको बहुत अच्छे से समझिएगा. अब ये देखते हैं, मैं लेता हूं पहले अपर्णा का ही लेता हूं, केस स्टडी है आपके लिए. शी इज अपर्णा और बहुत अच्छी स्टूडेंट है, अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है. इनका आंसर को पढ़ते हैं. देखिए क्या क्या ब्लंडर किया है इन्होंने. प्लीज सी द स्क्रीन. शॉर्ट नोट लिखना था, इन्होंने कोई भी होमवर्क किया नहीं है, रफ काम किया नहीं है. इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 along with other essentials of a valid contract offer and acceptance are included. देखो ये लाइन माइंड अप्लाई कीजिए. क्या लाइन जरूरी है? The essential elements of offer are there must be 2 parties. Essential elements of offer लिख रही हैं अभी ये. Proposal shall be communicated, must be certain, create legal relationship etc. तो अब ये देखो इनका पहला पैराग्राफ. इन्होंने क्या किया कि she is finding a way out to reach the topic of counter offer. She is in a myth that examiner don't understand the topic. इनको शायद ऐसा लगता है कि अगर मैं डायरेक्टली काउंटर ऑफर की बात करूंगी तो शायद एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा. तो इन्होंने पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात की, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस की बात की, फिर वैलिड ऑफर की बात की और फिर काउंटर ऑफर आएंगे. ये सीधी बात करने में विश्वास नहीं करती हैं और यही इनकी बहुत बड़ी गड़बड़ है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. बात समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा पैराग्राफ देखो कितना इररिलेवेंट है. ये प्रैक्टिस से ही आती है चीजें, ऐसे आएंगी नहीं आपको. यू सी दिस एंटायर वी वर सपोज टू राइट डाउन दी शॉर्ट नोट ऑन काउंटर ऑफर एंड यहां तक आने में देखो शी रोट इट अननेसेसरली. तो वेस्टेज ऑफ टाइम नॉट ओनली ऑफ हर ऑल्सो ऑफ द एग्जामिनर. एग्जामिनर इरिटेट होगा और फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. Now there are various types of offers. One of them is counter offer. यहां पर आइए काउंटर ऑफर पर है. There are various types of offers. One of them is counter offer. तो now यहां तक इन्होंने उसका एक बैकग्राउंड क्रिएट किया. That was not required when जब आपको 5 मार्क्स का नंबर का है, 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो तब भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए आपको. अननेसेसरी पार्ट है. यू जस्ट डायरेक्टली गो एंड एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द काउंटर ऑफर. उसको सब पता है एग्जामिनर को. आप पढ़िए आगे का. इन ए काउंटर ऑफर देयर इज ए रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर एंड ए न्यू ऑफर इज मेड इंस्टेड. यहां पर देखो इज इट द मीनिंग, दो शब्द लिख रहा हूं मैं. इज इट द मीनिंग और इफेक्ट ऑफ काउंटर ऑफर? टेल मी. ये जो लाइन लिखी है इन्होंने सब बताएंगे मुझे. ये लाइन आप बताइए. In a counter offer there is a rejection of the original offer and a new offer is made instead. यहां पर इन्होंने इफेक्ट लिख दिया. तो when you are going to explain something you should let the examiner know what is the meaning. आपने सीधा सीधा उसका इफेक्ट लिखा है. अगेन दिस इज टेक्निकल मिस्टेक. और ये देखिए मैं आप लोग कुछ कहते हैं कई बार कि सर टाइप करके मत मंगाई कीजिए. अब मुझे लगता है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइपिंग की कितनी बड़ी वैल्यू है. मेहनत आपकी छोटी सी है टाइप करना है, लेकिन जो आपको मिल रहा है वो बहुत कुछ मिल रहा है. ये आपके हैंड राइटिंग में होता तो मैं समझा ही नहीं पाती इतने अच्छे तरीके से ना. आप समझ सकते कि हर एक हैंड राइटिंग इस तरीके से. आगे बढ़ते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज बार्गेन.
In a counter offer, no contract is created again effect because they are merely offers without any acceptance. You did not explain the meaning of counter offer, rather you explained the effect of the counter offer. In a leading case of Harvey versus Fessy, Harvey versus Fessy is not the leading case of the counter offer. ये काउंटर ऑफर का लीडिंग केस है ही नहीं, और फिर आपने डिटेल में लिखा है केस लॉ को, जो कि गलत केस लॉ है, तो यहां पर भी आपके मार्क्स मिलेंगे नहीं आपको। इतने डिटेल में आपको देखिए, पहले तो आप कहोगे केस लॉ ही गलत लिखा है आपको, तो मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं। दूसरी बात, नेवर इग्नोर यू वर सपोज टू राइट द शॉर्ट नोट, और इन दैट केस शॉर्ट नोट यू आर नॉट सपोज टू राइट द फैक्ट्स इन सच डिटेल, क्योंकि ये शॉर्ट नोट रह नहीं जाएगा, फिर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रह नहीं पाएगा। तो सॉरी अपर्णा, 0/5। तो दिस इज द आंसर शीट ऑफ अपर्णा। आई बिलीव इसको समझ में आया होगा। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट आंसर। ये कौन साहब है? ये है दीपक यादव। वेरी गुड आंसर फॉर लर्निंग पर्पजेस, नोट फॉर कि ये आंसर अच्छा है, इससे आपको लर्निंग बहुत अच्छी होगी। इन्होंने डिफरेंट तरीके की इनोवेटिव गलतियां की हैं, उसको समझिए। अगेन आपको नहीं भूलना चाहिए था, ये केवल 5 नंबर का है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, उन केस लॉज का नाम नहीं लिया जो कि इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, उसको तो भूल गए। और अभी मोटी मोटी गलती क्या दिखा रहा हूं, देखो इन्होंने जो केस लॉज दिए हैं, जैसे फुट नोट्स दे देते हैं लास्ट में। दिस इज द वर्स्ट वे। अरे भाई, किस पॉइंट पर है, कौन सा केस लॉ है, ये केस लॉ रेफर कर दिए, यू रेफर्ड सम केस लॉज की एग्जामिनर साहब, अब आप देखते रहना अपने आप क्या करना है। वेरी बैड इंप्रेशन, ये तो बहुत बड़ी गलती की है। और जो गलतियां की माइन्यूटी में समझाता हूं, देखो उन्होंने क्या किया है। कोई स्कीम नहीं है, बस ये घुटा घुटा करके क्लास ले रहे हैं एग्जामिनर की कि तुम समझ जाओ कि देखो काउंटर ऑफर ये होता है, देखो काउंटर ऑफर ये नहीं, अच्छा एग्जाम्पल से समझो, अरे ऐसे समझो। अरे भैया, इस बात को समझो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट एंड दैट इज द 5 मार्क्स। जस्ट तो यू नीड टू एक्सप्लेन द थिंग, द कॉन्सेप्ट विद मिनिमम वर्ड्स। वो यही चाहता है कि आप, इसका मतलब ये है कि यू शुड एक्सप्लेन दिस विद इन मिनिमम वर्ड्स। ठीक है, देखिए इसको, ए काउंटर ऑफर इज ए रेस्पॉन्स, ए काउंटर ऑफर इज ए रेस्पॉन्स गिवन टू एन इनिशियल ऑफर। इस लाइन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गुड लाइन। ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द मीनिंग। ए काउंटर ऑफर मीन्स, फिर मीनिंग समझाया, मीन्स द ओरिजिनल ऑफर वॉज रिजेक्टेड एंड रिप्लेस्ड विद वन अनदर। ठीक है, चलिए। द काउंटर ऑफर गिव्स द ओरिजिनल ऑफर 3 ऑप्शंस, एक्सेप्ट द काउंटर ऑफर, रिजेक्टेड और मेक इट। हालांकि बहुत इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मैं इसको ऐसा ले लेता हूं कि ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ काउंटर ऑफर है क्या। अब आप देखो, शॉर्ट नोट लिखना था, वही 5 नंबर में। अब ये पैराग्राफ पर आ जाइए, इन पैराग्राफ पर आइए, देखिए अब यू सी दिस पैराग्राफ्स। Counter offers are prevalent in many types of business negotiations, transactions, contracts, and private and public deals between 2 individuals or 2 entities. You may find them in real estate deals, employment negotiations, car sales. This is this. What was the need of such paragraph? What was the need of such paragraph? समझे आप लोग? आप अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि आप जो कहना चाह रहे हैं एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। वो आपके दादा की उम्र के लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी लॉ में निकली है। आप हिंट लिखेंगे, वहीं से समझ जाएंगे वो। समझे? आप एक शेर सुनाएंगे, पूरी गजल बता देंगे तुम क्या लिख रहे हो उसमें। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कन्फाइन कीजिए। जब कोई एग्जामिनर ये कह रहा है कि आपको 5 नंबर में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, तो वो कह रहा है कि गागर में सागर भरना है आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट छोड़ना नहीं है, लेकिन लिखना ब्यूटीफुल तरीके से है। ये है। अब देखो इन्होंने किस हिसाब, काउंटर ऑफर प्रिवलेंट इन मैनी डीलिंग्स, बिजनेस, रियल एस्टेट, और ये ब्ला ब्ला ब्ला, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। नेक्स्ट, अगेन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग, जो कि when 2 parties get together to negotiate a transaction, a business deal, one may put an offer on the table, a counter offer is a reply to that original offer and may change the terms of it. वही राम कहानी दोबारा इन्होंने एक तरीके से मीनिंग को फिर समझाया है
शब्द चेंज कर दिए गए फिर ये सही है। तो इन्होंने यहां समझाया इसके मीनिंग को, फिर एग्जाम्पल से समझाया उसी बात को। एक्स डिसाइड्स टू पुट हर हाउस ऑन मार्केट फॉर ये कॉपी पेस्ट किया ना कहीं से, ओरिजिनल राइटिंग नहीं है, जब डॉलर पाउंड आ गए लिखे हुए। तो ये ऐसे लिखने में कोई फायदा नहीं दीपक, जब तक आपने ओरिजिनल लिखेंगे। तो एक काउंटर ऑफ ये जनरली कंडीशनल, तो घूम फिर कर, और केस ला लिख दिया इस तरीके से। तो घूम फिर करके आपने एक ही बात को 3-4 बार लिखा है अलग अलग तरीके से। हाइड वर्सेस रेंज का जो केस लॉ है, लीडिंग केस लॉ है, उसका आपने जिक्र तक नहीं किया, उसके केस लॉ से समझाना चाहिए था हमें। तो अगेन सॉरी आई कांट गिव यू नंबर, बहुत रोगे झिझाओगे तो हाफ मिल जाएगा, चलो हाफ, क्योंकि वो आपने मीनिंग कम से कम समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर मैं आर्ट ऑफ राइटिंग में चला जाऊं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा एज एग्जामिनर। तो आई होप कि आप सब लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये है ओगम, this is the answer of Ogam. Let's see it. Good answer actually. See this. When the offeree offers a qualified acceptance of the offer subject to modifications and variations in terms of the original offer, he is said to have a counter offer. A counter offer is a rejection of the original. इसे ऐसा कर सकते हैं, काउंटर ऑफर अमाउंट्स to rejection of the original offer. See, in this answer, his answer is concise. उसमें he has not written too lengthy. एक बात, in the very first paragraph he has made it clear कि what do you mean by the counter offer. 5 नंबर में क्या लोगे, मीनिंग समझा दोगे, एक आध केस लॉ दे दोगे, उसके इफेक्ट समझा दोगे, क्या होता है क्या है काउंटर ऑफर, बस ये समझाना होता है। तो he has explained the meaning. This is good. Next. So try to understand that. Then he gave an example. And then he gave a case law, Haji Muhammad versus Haji this. इन्होंने केस लॉ दे दिया। तो you will see there is a scheme, no repetition, meaning, example, case law, meaning, example and case law. And then conclusion. Therefore, after rejection of the original offer, ये पूरा का पूरा इन्होंने कंक्लूड कर दिया। बस मुझे ऐसा लगता है कि जो लीडिंग केस लॉ है, हाइड वर्सेस रेंज, वो इन्होंने मेंशन करना चाहिए था। इन्होंने एक ऐसे केस लॉ को ले दिया जो कि कभी लोग जानते होंगे, तो उससे बचना चाहिए था। अदरवाइज ओगम यू रोट गुड आंसर। देख रहे हो, इन हिज आंसर देयर वाज नो रिपीटिशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट ये किन साहब का है, ये है शिवानी। शी हैज डन रफ वर्क, डेफिनेशन, रेलिवेंट एग्जांपल, हाइड वर्सेस रेंज, यूपी राज्य के निर्माण निगम, केस लॉस हो गए। तो दिस इज द वे एक्चुअली आई ऑलवेज से टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए इफ यू वांट टू राइट अ गुड आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू नोट डाउन समवेयर व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द आंसर, so that you should not forget midway. आपको पहले लिख लेना चाहिए कि आपको क्या क्या इसमें लिखना है, कौन कौन से केस लॉस लिखने होंगे। देन कम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें ये है व्हाट टू राइट, व्हाट टू राइट, लिखना क्या क्या है, मटेरियल आ गया। सपोज जतिन वांट्स टू मेक जिंजर टी, तो पहले अपने पास ला के रखे, पानी ला के रख लेगा, जिंजर ला के रख लेगा, टी बैग होगा या टी की जो भी होगा, जो सारा जरूरी सारा सामान अपने पास रख लेगा। वो हो गया कंटेंट क्या होना चाहिए। देन कम्स अ केस ऑफ हाउ टू राइट। हाउ टू राइट मीन्स हाउ शुड आई प्रेजेंट दिस कंटेंट नाउ। ये प्लानिंग आपको राइटिंग करने से पहले ही कर लेनी चाहिए, पहले ही लिख लेना चाहिए आपको अच्छे तरीके से। समझे आप लोग? तो ये अच्छा तरीका है करने का, ध्यान रखना, उससे गलतियां नहीं होती हमसे। क्या लिखा है इन्होंने, अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 क्लॉज 1 किसका, एविडेंस एक्ट का, सीआरपीसी का, कॉन्ट्रैक्ट का बताना चाहिए था। एक गलती। फॉर ए वैलिड एक्सेप्टेंस इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट द एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक, ध्यान से पढ़ना इनके आंसर को, यहां से काफी कुछ सीखेंगे आप। The conditional or qualified acceptance is not the proper acceptance for the creation of a valid contract.
फॉर इंस्टेंस इफ ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी ये 3 लाख और विलिंग टू 2 लाख फॉर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस। अब देखो इतना लिख लिया जो इतने स्क्रीन पर है, और ये तब है एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ काउंटर ऑफर। आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए लोगों को मेंस क्वालिफाई नहीं होता, यहां पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब बताइए एग्जामिनर को जब आपको आइडिया लग गया तो क्या एग्जामिनर को आइडिया लगेगा नहीं कि लड़की को आइडिया तो है कॉन्सेप्ट का, लेकिन इसके अंदर वो स्किल नहीं है जो जुडिशियल ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। डायरेक्ट बात नहीं करेगी, घुमा फिरा के आएगी वहां पर टॉपिक पर। बस यही आपको चीज समझनी है। Then she explained this everything in detail regarding with this example. 2 lakh is not acceptance by conditional, ये सब हो गया। In this regard, in the case of Hyde versus Ranch, इसी लड़की ने नाम हाइड रेंज दोनों आएंगे इसके पास धन्यवाद करने के लिए। None of the student wrote this. It was held that B had once rejected A's offer by his counter offer to the ये आ गया। सिमिलरली इन द केस ऑफ राज के निर्माण, इन्होंने दूसरा केस मेंशन कर दिया। ये केस स्टीवनसन जैक्स का आ गया। इफ एन इंक्वायरी इज दिस इज, ये हो गया। कुल मिलाकर के ये वही है, कुछ इस तरीके से समझिए कि एक T20 मैच था शिवानी, एक T20 मैच था और पहला ओवर आपने टेस्ट मैच की तरह खेला और बाद में आपने फिर वो अपने रिदम को पकड़ा। तो यू रोट वेल बट इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस, तो whereas our requirement was it should be very precise, तो there should be no repetition। और हाइड वर्सेस रेंज को बाकी को समझा दिया आपने, तो इवन देन आई विल गिव यू 2 मार्क्स फॉर योर मोटिवेशन। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले वाला इतना, अगर जब फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखेंगे तो हो सकता है कि कोई जो तुनक मिजाज एग्जामिनर हो कहीं करे छोड़ो कुछ ना कुछ लिख रही है, यही नहीं पता, पूछा है काउंटर ऑफर, चलेंगे वैलिड एक्सेप्टेंस पर, हटो 0। इट मे ऑल्सो हैपन। तो फिर चांस आप ले रही हैं उस तरीके से, डोंट डू दैट, डायरेक्ट कम टू द क्वेश्चन। जो आपकी इनिशियल लाइंस है जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, वो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन से मैच होनी चाहिए, सिंक होनी चाहिए, तब आपको आइडिया लगेगा एग्जामिनर को, हाँ यस अब ये उसी का आंसर देने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये है खुशी। देखो इनका भी देख लेते हैं। सी अगेन यू विल लर्न समथिंग। दिस इज द आंसर ऑफ खुशी। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड काउंटर ऑफर। सो क्वेश्चन ये था ही नहीं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑफर एंड काउंटर ऑफर। आपने अपनी बात को समझाने के लिए वो तरीका अपनाया है, ठीक है, लेकिन अगेन इंप्रेशन यहीं से गलत हो जाएगा। एग्री और नॉट विद मी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड काउंटर ऑफर। आपने ऑफर एंड काउंटर ऑफर को समझाने के लिए उसके डिफरेंस का सहारा लिया, जबकि बिल्कुल जरूरत नहीं थी। यू शुड डायरेक्टली एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द काउंटर ऑफर, दैट्स इट। व्हाट आर इट्स लीगल इफेक्ट्स, केस लॉज से एक्सप्लेन कर दीजिए। एग्जाम्पल में जब हम शॉर्ट नोट लिखते हैं तो अधिकतर ने क्या दिया, एग्जाम्पल्स दिए और फिर केस लॉ को समझाया है। उस केस लॉ के फैक्ट्स को ही हम एग्जाम्पल के रूप में क्यों नहीं यूज कर सकते? उससे हमारे दोनों काम हो गए, हमने केस लॉ को भी एक्सप्लेन दे दिया और उसी के फैक्ट्स को एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत जरूरत नहीं कि अलग अलग एग्जाम्पल से समझाएं आप। इफ यू हैव द केस लॉज विद यू, उसी के फैक्ट्स को एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगेन इनका देखिए इन्होंने क्या किया, डिफरेंस के रूप में समझाया। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड काउंटर ऑफर। ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड इन क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, यहां शायद इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है। काउंटर ऑफर ऑन द अदर हैंड इज वेयर ओरिजिनल ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड। यहां से इन्होंने मीनिंग समझाने की कोशिश की। तो अप्रोच इज इनडायरेक्ट विच इज नॉट ए गुड अप्रोच। व्हेन काउंटर में इज ऑफर इट एंड्स, ये इफेक्ट आ गया, यहां से ठीक होना शुरू हो गया। एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। बस यहां पर एक गड़बड़ है, देखिए हाइड वर्सेस रेंच, ये कुछ ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जैसे अपने अच्छी गुड क्लोथिंग करते हैं ना, आप मैचिंग की या कॉन्ट्रास्टिंग, कुछ एक सेंस होना चाहिए ड्रेस में आपकी, है ना। अचानक कुछ नहीं आ जाना चाहिए,
लाल पैंट पीली शर्ट ऐसे कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए। अब आपने यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रहे थे, तो देयर शुड बी सम कनेक्शन बिटवीन टू पैराग्राफ्स, एक रिदम में आंसर बढ़ना प्रोग्रेस करना चाहिए। आपने जस्ट एट ए सडन हाइट वर्सेस रेंज, है ना, the concept of this can be understood with regard to the facts of height versus range, है ना, same can be explained with the help of the height versus range। तो ताकि एक तरीका है इसका, वो वही तो देखना है हमने आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सीखनी है। तो ये भी ध्यान रखना, एब्रप्टली हाइट वर्सेस रेंज को एज ए हेडिंग की तरह लिखना और फिर उसको एक्सप्लेन करना, इससे आपके मार्क्स डेफिनेटली कम होंगे। और फिर आपने कोशिश नहीं की लास्ट में कोई कंक्लूजन के रूप में इसको एंड करते, तो वहां पर भी कमी है आपकी। तो आपके इंट्रोडक्शन इंप्रेसिव नहीं है, आपका कंक्लूजन एब्सेंट है, ठीक। और एक गलती आपने जो मेजर की है, गलती तो नहीं है लेकिन ये अच्छा बेटरमेंट हो सकता था, आपने इस तरीके से एब्रप्टली इसको जोड़ा। और क्योंकि शॉर्ट नोट था तो शॉर्ट नोट में एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है उस तरीके से समझाने की आपको बिल्कुल भी। तो जिन लोगों ने एग्जाम्पल दिए उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं दी। तो कितने लोगों को समझ में आया ये, प्लीज लेट मी नो। समर्थ घई का नंबर आ जाता है, देखिए ये रहे समर्थ घई। When the offeree offers a qualified acceptance subject to modifications and variations, कहीं से उतारा हुआ लिख रहा है सबका। He said to made a counter offer, ठीक है, लेकिन he has given the meaning very good, एक counter offer offers rejection of the very good। देखो यहां तक पहुंचाया है, फिर इसने एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल वुड बी इफ ये कार 2 लाख आर्ट दिस अमाउंट टू काउंटर ऑफर लेटर ऑन बी एग्रीज। अब ये आगे देखो, यहां तक उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, यहां तक परफेक्ट है, मीनिंग आया, एग्जाम्पल आया, केस लॉ रिलेटेड टू काउंटर ऑफर इज हाइट वर्सेस रेंज इन दिस केस। अब बस ये देखना है आपने, केस लॉ, ये लाइन पढ़ो देखो इसकी केस लॉ रिलेटेड टू काउंटर ऑफर इज हाइट वर्सेस रेंज। इसी को ये लाइन, दिस लाइन इज नॉट अप्रोप्रिएट। केस लॉ रिलेटेड टू काउंटर ऑफर इज हाइट वर्सेस रेंज। फिर मैं कहूंगा देखिए, अगर आप ये केवल आपके हैंड रिटन में होता तो मैं नहीं करा पाता उस तरीके से, जिस तरीके बिटवीन द लाइन यहाँ पे चेकिंग हो रही है आपके अभी। इस लाइन को आप ब्यूटीफुल तरीके से भी लिख सकते हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं कि हाइट वर्सेस रेंज, है ना, तो आप इसको, मतलब बचपना लगता है मुझे, केस लॉ इससे संबंधित ही है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि द केस ऑफ हाइट वर्सेस रेंज एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर ऑफर, इस तरीके से ला सकते हैं, है ना। तो कुछ लाइन में चेंज करके आप इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बना सकते थे। इसको डायरेक्टली एकदम से नहीं कहना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट का है क्या ये? बॉम्बे हाई कोर्ट का तो नहीं है, तो ऐसी गलती मत कीजिए। देयर वाज सेल, ये पूरा का पूरा इन्होंने लिख डाला। बेहतर तो होता थोड़ा अलग अलग पैराग्राफ में लिखते। खत्म। अच्छा, कोई कंक्लूजन नहीं लिखा है इन्होंने से फिर ये, तो अगेन कंक्लूजन नहीं है, बेटर इंट्रोडक्शन थी, सब था, फिर भी आई विल गिव हिम गुड मार्क्स 3/5। फिर भी काफी कुछ ठीक लिखा है इसने, सिर्फ थोड़ा कंक्लूजन कर देते अच्छा तो 4 भी हो सकते थे मार्क्स। अब सभी का हो गया। नाउ आई ऑल्सो ट्राई टू राइट द आंसर। अब मैं समझाता हूं आपको मैं क्या फॉलो करता कोशिश करता हूं। मेरी थ्योरी समझ लीजिए अच्छी तरीके से क्या है जो मैं फॉलो करता हूं, एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन मेंस। पहली बात क्या है कि जो आपका क्वेश्चन है, योर आंसर शुड बी इन सिंक विद द क्वेश्चन। जो आप आंसर लिख रहे हैं उससे क्वेश्चन से तालमेल बैठना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ आपने इसी का आंसर दे रहे हैं और घुमा फिराकर बातें अपनी नहीं करनी है। दूसरी बात, आपने देखा 5-6 मैंने क्वेश्चंस के आंसर को चेक किया, एक ही क्वेश्चन को, तो हो सकता है आपके अंदर भी बोरियत आनी शुरू हो गई होगी, मुझे भी लास्ट तक बोरियत आने लगती है ना। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि एग्जामिनर जो इतनी कॉपियां चेक करेगा वो भी बोर हो जाएगा। विल ही फील बोर्ड और नॉट व्हेन ही रिपीटेडली चेकिंग द सेम क्वेश्चन आंसर और नॉट? डेफिनेटली, बिकॉज इतनी देर के बाद मुझे ही बोरियत होने लगी। इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस। सो इफ आपने देखा मैंने कुछ कहा, अच्छा ठीक है केस ना लिख दिया, इसने एग्जाम्पल लिख लिया, ऐसे करना शुरू कर दिया मैंने। सेम थिंग इज डन विद योर आंसर शीट्स इन मेंस, एंड इन दैट केस वट एवर यू राइट एज इंट्रोडक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको अगर जल्दी है तो कम से कम इंट्रोडक्शन से ही इंप्रेस कर दो। इंट्रोडक्शन इज लाइक ए ट्रेलर ऑफ द फिल्म, कि आप फिल्म में अच्छा अमिताभ बच्चन भी है, अच्छा है, सस्पेंस भी है, उस
15-16 सेकंड के 30 सेकंड के टीजर में समझ में आ जाता है कि भाई दिस इज गोइंग टू बी हिट, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मूवी, इज इट सो और नॉट, है ना। तो इन दिस केस आई ट्राइड कि भाई मुझे जो लिखना है दैट शुड बी द रिफ्लेक्टेड इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, एंड दिस इज व्हाट this was the short note on counter offer. Counter offer is an offer made in response to a previous offer by the other party during negotiations for a final contract, and the same can be understood with reference to the case law Hyde versus Range. Because I knew that I have to write only for 5 marks, this should be very short, therefore I explained the meaning of the counter offer, and then I made you aware that the same can be understood with reference to the case law Hyde versus Range, because this is the leading case law. The law of the counter offer is developed on the basis of this case law Hyde versus Range. तो इसका मेंशन करना बहुत जरूरी है, दूसरा केस लॉ लिखो या ना लिखो, बट इट मस्ट बी देयर. तो फ्रॉम द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ आई हैव मेड हिम अवेयर दिस इज द मीनिंग एंड दिस इज द केस लॉ. Got it or not? Now I explained in Hyde versus Range an offer was made by A to B for sale of pounds be rejected. पूरा का पूरा डिटेल है, मैंने ये इसके लिख दिए क्योंकि मैंने एग्जांपल नहीं लिखा कुछ भी. It was held that B had rejected. Hyde versus Range को लिखा, Hyde versus Range को लिखा. Hyde versus Range के फैक्ट्स ही अपना में पूरा कॉन्सेप्ट बता देते हैं. तो देयर वॉज नो नीड टू राइट सेपरेटली एनी अदर एग्जाम्पल जो आप लिखते रहे समझाने के लिए. इसी एक केस लॉ के फैक्ट डिटेल में समझाने थे. लीडिंग केस लॉ भी चला गया और बहुत ढंग से उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा दिया गया. तो इंट्रोडक्शन पावरफुल हो गई, केस लॉ डिटेल में समझा दिया, विद एग्जाम्पल समझा दिया गया और फिर दे दिया कंक्लूजन. बस खत्म. 10 by making a counter offer automatically rejects the prior offer and requires an acceptance under the terms. ये पूरा का पूरा करके by counter offer original offer becomes dead and the original offerer has choice to accept or reject the counter offer. ये आ गया. बस बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं था.